ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर की 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। हमें क्या दे रखा है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, उससे एक बॉल बंधी है। स्ट्रिंग की लेंथ जो हमको दे रखी है वो 1 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम है इससे, तो ये 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई और ये डिस्टेंस हमको 0.9 मीटर दे रखा है। इसको इस तरफ वेलोसिटी दी गई v, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके पास मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0.2। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी, तो m इंटू वी इज इक्वल टू 0.2। मास की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो 0.1 इंटू वी इज इक्वल टू 0.2, तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी मोशन राइट साइड में हो रही है। फिर जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी ऐसे जाने से, उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है छठे सवाल में। तो एंगुलर मोमेंटम तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तो कोई खास ज़रूरत नहीं, सभी जगह एक जैसा रहेगा। यहाँ इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम वी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.2 और आर परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस है 0.9, तो ये हो गया 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह का ऑप्शन पहले वाला ऑप्शन हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन है जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि जब ये बॉब जस्ट लिफ्ट करना शुरू करेगा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जब इस समय ये यहाँ पहुँच चुका होगा, एक बार के लिए इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ये वाली साइड है 0.9, ये वाली साइड है 1। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक इस तरफ। 2 मीटर पर सेकेंड था, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करना चाहता हूँ इसके परपेंडिकुलर, तो देख लीजिए ये वाला एंगल थीटा मान लिया हमने, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा। क्योंकि छत से बंधा हुआ है ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला कंपोनेंट तुरंत जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, तो हाफ m की जगह हमें दे रखा है 0.1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो 0.9/1, तो 2 इंटू 0.9 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 1/2.1 और ये हो गया 0.9 इंटू 2 1.8 का स्क्वायर, तो 1.8 इंटू 1.8 1.8 इंटू 1.8 तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.162 जूल, जो कि पहले वाला ऑप्शन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइड स्टैटिक्स का, एक्सेलेटेड फ्लूइड है। एक वेस्ट दे रखा है और उस पर एक कंटेनर हमको दे रखा है और इस कंटेनर की विड्थ हमको d दे रखी है। इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवा रहे हैं ए से। तो क्वेश्चन में एक बीटा फैक्टर दे रखा है P1 माइनस P2 अपॉन रो जी डी। इस बीटा की वैल्यू डिफरेंट एक्सेलेरेशन के केस में हमें सेलेक्ट करने की इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 और 2 यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। इस कॉर्नर वाले पॉइंट का नाम रखा गया 1 और ये जो इधर वाला कॉर्नर है इस पॉइंट का नाम रखा गया 2। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस की बात आ रही है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट का प्रेशर है P1 और यहाँ से ऊपर जाएंगे इतने डिस्टेंस पर
एक्चुअली ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो ये डिस्टेंस d है, ये भी एंगल 45 होगा, तो ये डिस्टेंस भी d हो जाएगा। तो यहाँ से P1 हो गया और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा P1 माइनस रो जी डी। ऊपर जाने से प्रेशर घटता है। ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड है तो ये इधर वाली साइड में प्रेशर बढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P1 माइनस रो जी डी प्लस रो ए, क्योंकि कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है इसे, तो पीछे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो होगा रो ए डी। तो बीटा का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो P1 माइनस P2 चाहिए, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा रो डी कॉमन और ये हो जाएगा G माइनस ए और इस तरफ आ जाएगा P1 माइनस P2। अब दोनों तरफ रो जी डी से डिवाइड कर देते हैं, रो जी डी, तो इसको बीटा नाम दे दिया गया। तो यहाँ से रो डी से कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1 माइनस ए बाई जी। यहाँ से रो डी कट गया, जी से आ गया 1 ए बाई जी, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें केसेस देखने हैं कि इनमें से कौन सा केस सही है। तो सबसे पहले जैसे ए ऑप्शन देखते हैं, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाई रूट 2 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाई रूट 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बीटा की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो यही आ रहा है 1 माइनस 1 बाई रूट 2। इसको डिवाइड करेंगे तो सेट कर रहा है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे एक और दूसरी वैल्यू, इस वाला ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जब वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक जी बाई 2 और वैल्यू देख लेते हैं, तो ए की वैल्यू जी बाई 2 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। जी बाई 2 पुट करेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जी बाई 2 रखने से 1 माइनस 1 बाई 2 इट इज़ 1 बाई 2, तो बीटा की वैल्यू 1 बाई 2 आई। यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये तो सही नहीं हुआ, बीटा ग्रेटर देन 0 है, 1 बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसलिए ये वाला ठीक हो गया, इसलिए ए डी इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है और ये जो ऑर्गन ट्यूब का रेजोनेंस की कंडीशन है उसको यूज़ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हम जानते हैं पहले से ही कि एक ऑर्गन ट्यूब दे रखी है और ये हमारे पास एक सोर्स रहता है, तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम के साथ मैच करेगा तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, ये रहता है जब सोर्स रेस्ट पे रहता है। क्वेश्चन में क्या चेंज है? चेंज ये है कि जो हमारा सोर्स है ना, उसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दिया है, यानी सोर्स अब स्टेशनरी नहीं है, ये कुछ u वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। तब फ्रीक्वेंसी जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी fs है वो इस एयर कॉलम के लिए वो नहीं रहेगी, एयर कॉलम के लिए फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर मान करके, जैसे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसको सुनता तो उसको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलती वही इसके लिए होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का हमारे पास फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये आप पहले से जानते हैं डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला ये। यहाँ पर क्या है कि ये एयर कॉलम तो रुका हुआ है, इसलिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही इसमें न्यूमरेटर में तो 0 आ गया, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब सोर्स क्या कर रहा है, पास में आ रहा है, पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो f0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर f0 की वैल्यू पुट कर देते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है मैच करनी चाहिए, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम के साथ मैच करनी चाहिए, तो इसको इक्वल टू f0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया fs अपॉन f0 इज इक्वल टू v माइनस vs अपॉन v।
तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को यहाँ पर u दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन v। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, एफ एस अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस यू बाई वी। अब देखिए केस ए, इसमें दे रखा है कि एफ एस की वैल्यू जो है 2 एफ नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे 2 एफ नॉट के बराबर रख देते हैं, 2 एफ नॉट अपॉन एफ नॉट 1 माइनस यू बाई वी। तो यहाँ से ये 2 के बराबर आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो एफ एस की वैल्यू अगर 2 एफ नॉट के बराबर है तो v की वैल्यू 0.8 तो नहीं आ रही है, तो माइनस में आ रही, u की वैल्यू माइनस की आ रही, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला केस तो सही नहीं है। यहाँ पर अपन इसी तरह से एफ एस की वैल्यू 2 एफ नॉट अपन पुट करेंगे तो भी आप देखेंगे कि इसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस में आ रही, तो ये एफ एस बराबर 2 एफ नॉट में ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं, तो ए और डी तो कैंसिल हो गया। अब बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि एफ एस की वैल्यू 0.5 एफ नॉट के बराबर हो, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0.5 एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, और ये आ गया 1 माइनस यू बाई वी, तो ये 0.5 आ गया, तो u बाई वी की वैल्यू आ गई 0.5 के बराबर, तो u इज इक्वल टू 0.5 वी, तो u इज इक्वल टू 0.5 वी, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, तो b इज़ द करेक्ट चॉइस। जब एफ एस की वैल्यू 0.2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट होगा तो उस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे 0.2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ नॉट 1 माइनस यू बाई वी, तो यहाँ से u बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 0.8, तो u इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ v होगा, तो c वाला ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस तरह से दो आंसर हो गए बी एंड डी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट सेगमेंट से है और आईआईटी एडवांस के लिए फेवरेट रहता है 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज के सवाल। तो ये 1 ईयर कैलिपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की विड्थ को मेजर कर रहे हैं। बेसिक माने एकदम फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, कुछ खास अलग नहीं है। क्या किया जा रहा है, हमारे पास ये 1 ईयर कैलिपर है, हमने पहले जब किसी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में नहीं रखा है तो उस समय इसकी एक रीडिंग आ रही है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख दिया है तो उसके बाद दूसरी रीडिंग आ रही है। तो इन दोनों की सहायता से इसकी विड्थ को मालूम किया जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 1 ईयर कैलिपर में 2 स्केल होती है, एक मेन स्केल और एक 1 ईयर स्केल। ये जो मेन स्केल है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि मेन स्केल का एक डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन यानी सबसे छोटा यूनिट 1 मिलीमीटर का है। तो और ये नॉर्मल स्केल होती है जो अपनी नॉर्मल सेंटीमीटर वाली स्केल 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है। तो 1 से 2 के बीच में ऐसे 10 डिवीजन हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े करेंगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो इसमें क्वेश्चन में दे रखी है, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि 9 मेन स्केल डिवीजन जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 1 ईयर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 10 1 ईयर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 ईयर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाती है 0.9 जो कि नॉर्मली होती है। लीस्ट काउंट जो कैलकुलेशन का फार्मूला सबको पता ही है, इसके अंदर मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन जिसकी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर है। ये फार्मूला होता है, कोई भी रीडिंग हम मेजर करते हैं तो इस फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं, फिर यहाँ 1 ईयर स्केल की रीडिंग रखते हैं इनटू लीस्ट काउंट लगाते हैं। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू तो हो गई 0.1, तो यहाँ पर लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 आ जाएगी। 1 ईयर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग देखी जाएगी। तो अपन ने 2 बार देखा है, तो पहली बार तो हम इसमें रीडिंग हमको मिल रहा है कि 0 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक तरह की एरर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से स्लाइटली लेफ्ट में, तो अपन ये कह सकते हैं कि मेन स्केल जहाँ पर 1 ईयर स्केल का 0 होता है उससे जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग लेनी होती है। तो इसको अगर हम 0 मान लेंगे तो ये एक डिवीजन इसका 1
मिलीमीटर है, तो इससे पीछे वाला होगा -1, यानी ये वाला जो डिवीजन होगा वो होगा -1 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से मेन स्केल की रीडिंग हो गई -1 मिलीमीटर। प्लस क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ये वाला 0 से थोड़ा सा 0 स्लाइडली लेफ्ट में है तो वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच खाता है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 हो गई, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 हो गई। लिस्ट काउंट हमने निकाल रखा है 0.1, तो 6 × 0.1, तो ये हो गया -1 + 0.6, यानी कि -0.4 मिलीमीटर। इसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर, क्योंकि जब हमने इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तब भी इसकी रीडिंग आ रही, तो इसका मतलब इस समय ये इसका 0.4 मिलीमीटर लेफ़्ट साइड में खिसका हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में फिर से हमारे को रीडिंग दे रखी है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट को रखते वक्त दो तरह की रीडिंग दे रखी है। मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में दे रखी है 3.1 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर में ये 31 मिलीमीटर हो जाएगा। और दे रखा है कि सेकेंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, जिसके लिए मैंने डायग्राम बनाया इधर। जब इस ऑब्जेक्ट को रखा है तो हम रीडिंग किस तरह से पढ़ते हैं कि जहाँ पर वर्नियर स्केल का 0 आ गया उससे पहले तक मेन स्केल का कितना नंबर आ चुका है, तो ये 30 मिलीमीटर, तो ये हो गया, एक और आ गया 31। तो इस वाले फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे, मेजर्ड वैल्यू। अब ये मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हो जाएगी 31 मिलीमीटर, 31 मिलीमीटर। ऐसे करते करते यहाँ तक 30 हो गया और ये 31 हो गया। 31 के बाद यहाँ वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है। वर्नियर स्केल का यहाँ पर कहा गया कि सेकेंड डिवीजन इसके साथ मैच खा रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 2, लीस्ट काउंट है इसका 0.1, तो ये 31.2 मिलीमीटर इसका आंसर हुआ, 31.2 मिलीमीटर। ये मेन मेजर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास। तो एक तरह से जब इस ऑब्जेक्ट को रखा तब ये रीडिंग आई, और ऑब्जेक्ट को नहीं रखा तो ये वाला एरर आ गया। तो हमारे पास फार्मूला होता है ये, ट्रू वैल्यू जो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ज़ीरो एरर। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 31.2 मिलीमीटर में, माइनस ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर की वैल्यू है -0.4 मिलीमीटर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 31.6 मिलीमीटर। तो 31.6 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 31.6 जो है वो सी वाला आंसर है, तो सी इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है और बाइनरी स्टार सिस्टम से जुड़ा हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये टाइम पीरियड, उसके सर्कुलेशन, टाइम पीरियड के सर्कुलेशन पर बेस्ड है। तो दो स्टार हैं जिसका मास सन से 3 टाइम्स और 6 टाइम्स है। तो एक मान लीजिए एक स्टार 1 हो गया S1 और एक स्टार हो गया S2। स्टार 1 का मास सन से 3 गुना है और स्टार 2 का मास 6 टाइम्स है। तो हम ये जानते हैं कि डबल स्टार सिस्टम जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको 9r दे रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, इससे इसका डबल मास है। तो अगर अब इसको अपन L/3 मान लें तो ये 2L/3 2:1 के रेशो में बढ़ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्वेश्चन में 9r दे रखा है, तो ये इधर से डिस्टेंस आ जाएगा 3r और इधर से डिस्टेंस आ जाएगा 6r। सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे, ये इसके अबाउट घूमेगा ऐसे, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही ये वाला स्टार घूमेगा। अब इनका कोई टाइम पीरियड का कैलकुलेशन का मामला है, तो ये जो स्टार इधर जा रहा है इसका टाइम पीरियड के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इस तरफ सेंटर की तरफ आने वाला नेट फोर्स G × 6ms × 3ms Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस हो गया 9r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m
ओमेगा को अपन लिख लेते हैं 2π/t, 2π/, इसमें कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उसको n टाइम्स t लिखा हुआ, तो n टाइम्स t लिख लेते हैं अपन, n टाइम्स t का स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r, इसका r हो जाएगा 3r के बराबर। तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है, तो मैंने 6 ms वाले स्टार के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा है टोटल, ये वाला, इस वाले ने जो इस पर फोर्स लगाया है Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मास इंटू m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा को मैंने 2π/nt का स्क्वायर इंटू 3r। इसको इन्होंने कंपेयर कर रखा है सन और अर्थ के सिस्टम से। मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है उसको t माना गया है, तो अर्थ के लिए कैलकुलेशन करेंगे यही वाला फोर्स का। तो अर्थ पे लगने वाला फोर्स g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस है r, r का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t इसका स्क्वायर इंटू r। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक टर्म कट रही है, 6 ms से 6 ms इधर कट गया, इधर me से इधर me कट गया। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो g से g कट जाएगा, ms से ms कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 है ऊपर और नीचे 9 का स्क्वायर है, तो डिवाइड करने से बस वही आएगा 3/9 इंटू 9, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ऐसा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 2π/t का स्क्वायर कट जाएगा और इधर से r कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/, ये 3 बचेगा ऊपर, 3/n स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा है, तो आंसर इज 9। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रिज्म की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और ये भी एडवांस के पेपर के लिए फेवरेट टॉपिक रहता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें एक प्रिज्म दे रखा है और उसका एंगल 60 डिग्री है। इसको दो हिस्सों में बांट रखा है, ये फ्रंट हाफ और बैक हाफ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिखा रखा है और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया गया है कि मिनिमम डेविएशन रहता है। क्वेश्चन की शर्त ये रखी है कि डेविएशन जो है मिनिमम डेविएशन रहता है किस कंडीशन में, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 1.5 के। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक डायग्राम बनाया ये वाला। तो हम ये जानते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू ई और I बराबर होते हैं और ये वाले जो एंगल होते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2। तो प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री दिया है तो ये 30 डिग्री हो गया। इसकी सहायता से आपको I पता लग जाएगा। तो 1 sin I इज इक्वल टू 3/2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो ये 3/4 आ गया। तो हमें साइन I की जानकारी होगी कि साइन I की वैल्यू 3/4 के बराबर है। ये पहले की शर्त हो गई। फिर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि हमने ये किया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ही रहने दिया। इफ़ n1 इज इक्वल टू n और n की वैल्यू 1.5 है तो इसकी वैल्यू तो 1.5 रख दी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हुए। इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइडली ग्रेटर दे रखा है, n2 इज़ ग्रेटर देन n1 और ये जो डेल्टा n है वो n के रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, यानी काफ़ी कम चेंज है मान लीजिए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होने से यहाँ पर ई के एंगल में फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर ये पूछा है हमसे कुछ डेविएशन के संबंध में। तो पहले का एंगल ऑफ इमरजेंस कुछ ई था, तो देखिए मैं डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्रिज्म के दूसरे हिस्से को का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए।
एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रखा है जो यहाँ पे रखा था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रखने से ये जो पहले वाला हिस्सा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, तो यहाँ तक का पार्ट वही रहेगा। अब ये लाइट जो है इसके परपेंडिकुलरली एंटर करेगी, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो ये सीधा ही रहेगा। तो ये डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक तो वही रहेगा, परंतु पिछली बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, अब ये 1.5 प्लस डेल्टा एन है, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन जितना पहले था ई प्लस डेल्टा ई थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हमने इसको लिख लिया ई प्लस डेल्टा ई। ई की पुरानी वैल्यू किसके बराबर थी, आई थी, तो आई से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उस आई को आई प्लस डेल्टा ई की तौर पे हमने लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे फिर इस नई कंडीशन में स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस वाले हिस्से पर लगाते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया, तो 1.5 प्लस डेल्टा एन साइन 30 इज इक्वल टू 1 साइन आई प्लस डेल्टा ई। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 साइन 30 इधर आ जाएगा, तो 3/4 प्लस डेल्टा एन बाई 2, इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन आई इंटू कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई इंटू साइन डेल्टा ई, ऐसा आ गया। तो साइन आई की वैल्यू हमको पहले वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या है 3/4, बहुत छोटा एंगल है तो कॉस डेल्टा ई की वैल्यू 1 के बराबर मान लेंगे। कॉस आई की वैल्यू साइन आई से निकाल सकते हैं, साइन आई की वैल्यू 3/4 है, तो कॉस आई की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाली जा सकती है 3/4 के हिसाब से। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 16 माइनस 9, तो ये हो गया √7, तो ये आ गया √7/4। कॉस आई की वैल्यू √7/4 हो गई, तो यहाँ रख देंगे √7/4। स्मॉल एंगल है इसलिए साइन डेल्टा ई की वैल्यू को हम सिंपल डेल्टा ई रख सकते हैं। तो इधर वाली साइड में आ गया 3/4 प्लस डेल्टा एन बाई 2, तो ये 3/4 वाली टर्म 3/4 से कट गई। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है कि डेल्टा एन इज इक्वल टू √7/2 इंटू डेल्टा ई। ये हमने रिलेशन इसमें निकाल लिया, ये मानते हुए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो इस तरह का ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। लिखा है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एन, डेल्टा ई की वैल्यू ग्रेटर दैन डेल्टा एन होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि √7 की वैल्यू 2.6 समथिंग ऐसे कुछ आनी चाहिए, 2 से बड़ी होगी, तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा ई से बड़ी होगी, परंतु क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेल्टा द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा एन, और हमारे पास आ रहा है डेल्टा एन इज़ ग्रेटर दैन डेल्टा ई, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं रहा, इसलिए ए को तो क्रॉस कर देंगे। फिर लिखा है कि डेल्टा एन की वैल्यू जब 2.8 इंटू 10⁻³ होगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें डेल्टा एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2.8 इंटू 10⁻³ 2.8 इंटू 10⁻³ और √7/2 डेल्टा ई। तो यहाँ से आपकी डेल्टा ई की कैलकुलेशन आ जाएगी, तो 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय √7। इससे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से आप देखेंगे कि इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी इसमें से आ जाएगा। इसके अलावा डेल्टा ई विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, तो ये एक्सप्रेशन में आ रहा है हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो है फिक्स है, क्योंकि आई फिक्स है तो ये वाली वैल्यू दोनों फिक्स हो गई, और छोटा एंगल इसलिए आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी तो यहाँ बनी रही है कि डेल्टा एन और डेल्टा ई प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि सी और डी करेक्ट चॉइस है, ठीक है।